Hello everyone. Today we will learn about Newton's third law of motion and law of conservation of momentum. The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. The third law of motion states that for every action, there is always equal and opposite reaction. Means, when one object exerts a force on another object, the second object instantly exerts a force back on the first. Suppose राहुल ने सीमा को एक थप्पड़ लगाई तो क्या सीमा दूसरा गाल देगी? नहीं, वो भी इतना ही फोर्स लेके राहुल के ऊपर थप्पड़ लगाएगी। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जितने फोर्स से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करता है उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शंस। एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। कभी आपने गन चलाई होगी तो व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द गन। यहाँ पे आपने गन रखी हुई है, जो गनमैन है फायर कर रहा है, भाई जेसीबी गन है, ये इसका ट्रिगल है। मुझे नहीं आती बनाना गन, तो भी बना लेती हूँ मैं। तो सपोज यहाँ से गन की बुलेट बाहर निकल रही है। जब ये मैन कोई भी इंसान ट्रिगर दबाएगा उसकी हैमर से ये बुलेट बाहर निकलेगी। बुलेट गन जो है बुलेट की ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। बुलेट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये बुलेट भी गन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। उसकी वजह से जब फायरिंग होती है तो जब गन होगी हमारी थोड़ी पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। भले इसका मास लेस देन है लेकिन वो थोड़ा ही बैकवर्ड जाएगा। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, रॉकेट आपने देखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब रॉकेट लॉन्चिंग होता है तो रॉकेट के अंदर जब फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल लैंड के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, और जो एयर है एयर भी लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और ऐसे ही रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रॉकेट लॉन्च होगा बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। When we sit on a chair, our body exerts a downward force on the chair. The chair also exerts on the upward force on the body. If the chair does not exert a force, तो क्या होता? Obviously, the chair would collapse. Third law of motion also helps birds to fly. कैसे? तो फ्रेंड्स, जब बर्ड्स फ्लाई करती है तो उसकी जो विंग्स होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है ऑन द एयर के ऊपर, और एयर जो होती है वो भी ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। इन बर्ड्स को पुश करने में अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी। इक्वल इन ऑपोजिट फोर्स वो अप्लाई करेंगी, उसकी वजह से बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी डेली रूटीन में, आप देख सकते हो, जिसके अंदर न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम आते हैं। उसके बाद हमें चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के बारे में न्यूटन्स के सेकंड लॉ में पढ़ा लिया था। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, और उसको कंजर्व करना यानी कि सेव। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? पहले जितना मोमेंटम था बाद में ही उतना ही मोमेंटम रहेगा। पहले यानी कब? तो ड्यूरिंग एनी कॉलिजन यानी टकराना। कोई भी दो चीज टकराती है जब, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ए ऑब्जेक्ट है एंड ये है बी ऑब्जेक्ट, दोनों यहाँ पे टकरा रही है। तो बिफोर एनी कॉलिजन, टकराने से पहले, द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, बिफोर ये रहा, ये बिफोर की कंडीशन है और ये है आफ्टर की कंडीशन। बिफोर कॉलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ प्रूव करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करना है। तो टू बी प्रूव क्या होगा? टू बी प्रूव्ड, आपको प्रूव क्या करना है मैं पहले आपको समझा देती हूँ। बिफोर कॉलिजन मोमेंटम, बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम
इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम। मोमेंटम क्या है फ्रेंड्स? मास इनटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसका मास है ma एंड उसकी वेलोसिटी u है। सेकंड ऑब्जेक्ट उसका मास है mb, उसकी वेलोसिटी ub। तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम ये हो जाएगा इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन, मास तो चेंज नहीं होने वाला टकराने के बाद, इसका मास ma ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी va, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vb। तो mb इंटू vb ही आपको प्रूव करना है। जो मेरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको मैंने, जो वर्ड्स लिखा हुआ है उसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, जो आपको प्रूव करना है। तो सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी से ज्यादा है ऑब्जेक्ट बी से, तो कहीं पे वो दोनों टकराएंगे। जिससे फास्ट जा रहा है तो कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों टकराने वाले कोलिजन होगा। उसके बाद टकराने के बाद फोर्स, टकराएंगे तब फोर्स ए बी के ऊपर एफ ए बी फोर्स अप्लाई करेगा और ऑब्जेक्ट बी ए के ऊपर एफ बी ए फोर्स अप्लाई करेंगे। टकराने के बाद दोनों छुटे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी va और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी vb। एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि जब ड्यूरिंग कॉलिजन होता है तब ऑब्जेक्ट ए जितना फोर्स ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगाएगा। यानी कि फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, मैं क्या लिख सकती हूँ? फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन इफ ए बी इज इक्वल टू इफ बी ए होगा। इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? एक्शन एंड रिएक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन लगाने के लिए मैं यहाँ पे माइनस की साइन लगाऊंगी। if AB is equal to minus if BA, clear from the second law of motion। उसके बाद from third law of motion, from second law of motion, second law of motion क्या है? तो फोर्स की फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है ma, उसका एक्सेलरेशन होगा a। सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है mb, ये फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट ने अप्लाई किया है, बी ऑब्जेक्ट ने ये फोर्स अप्लाई किया है ए ऑब्जेक्ट ने, ये ए ऑब्जेक्ट ने अप्लाई किया है, ये बी ऑब्जेक्ट ने अप्लाई किया है। तो ए ऑब्जेक्ट का मास ma, बी ऑब्जेक्ट का मास mb एंड उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ab। क्लियर? होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद ma में एज इट इज रख रही हूँ यहाँ पे, ma एज इट इज। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट ए के लिए हम लिख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी में क्या चेंज आया? इनिशियल वेलोसिटी ua थी और फाइनल वेलोसिटी va हो गई, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी va माइनस ua डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन ए की जगह पे लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बी है उसका इनिशियल वेलोसिटी ub है और फाइनल वेलोसिटी हो गई vb। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस mb vb माइनस ub डिवाइडेड बाय t। टाइम t दोनों में सेम है तो उसको कैंसिल कर लो आप। तो m इंटू ए इन अ ब्रैकेट va माइनस ua इज इक्वल टू माइनस mb vb माइनस ub। उसके बाद मास को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ma इंटू va माइनस ma इंटू ua इज इक्वल टू माइनस mb इंटू vb माइनस माइनस प्लस mb इंटू ub। इनिशियल वेलोसिटी को पास में लाते तो ma इंटू ua प्लस mb इंटू ub इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को इस साइड ले जाओ, ma इंटू va प्लस mb इंटू vb। ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म्स इस साइड जाएगा तो प्लस हो गया। तो फ्रेंड्स आपको टू बी प्रूव में मैंने लिखाया था, जो टू बी प्रूव क्या था आपका, ये था, ये रहा, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो सिमिलरली यहाँ पे हो गया आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और उसका स्टेटमेंट क्या है?
The sum of momentum of the two objects before collision is equal to the sum of momentum after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे चैप्टर की थियोरी फिनिश हो गई है, न्यूमेरिकल्स बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे न्यूमेरिकल्स का इंतजार कीजिए। बाय।